Hello guys, welcome back to our channel Tricky Doctor. I'm Brijesh. And I'm Praful from 5th year. हम दोनों 5th ईयर से हैं। तो आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आप लोगों के क्वेश्चन और आंसर्स के रिप्लाई करेंगे, जो कि मोस्टली ज़्यादातर बच्चों ने पूछा है हम लोगों से। कमेंट सेक्शन में कुछ इंस्टाग्राम मैसेजेस थे, तो आप लोगों के डाउट अभी क्लियर कर देंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन ये है कि नीट सर्टिफिकेट यहाँ जमा होगी या नहीं होगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर नीट सर्टिफिकेट जमा होगी। आपको आपका नीट जो रिजल्ट होगा उसमें जो आपके मार्क्स होंगे कैटेगरी वाइज, और वो कैटेगरी वाइज जो आपकी मार्कशीट होगी जिसमें क्यूआर कोड भी होगा, वो यहाँ लाना होगा और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में आपको जमा करना होगा। क्योंकि नए एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अभी नीट कंपलसरी है किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, नॉट ओनली इन रशिया, किसी भी अदर कंट्रीज में भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो नीट मैंडेटरी है। तो आप लोगों को नीट का स्कोर कार्ड कंपलसरी ही चाहिएगा, जिसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए मिनिमम मार्किंग वेरी करती है अराउंड 130-140 एवरी ईयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th की मार्कशीट ओरिजिनल जमा करनी होगी या नहीं। यस, तो आप लोगों की 12th की मार्कशीट यूनिवर्सिटी में जमा होगी। आप जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो आपकी मार्कशीट रख ली जाएगी यूनिवर्सिटी में। जब आप यहाँ से ग्रेजुएट होके जाओगे, पास आउट होके जाओगे 6th ईयर के बाद, तो आपकी मार्कशीट आपको वापस दे दी जाएगी। हाँ, पर 10th की सबमिट नहीं होगी, टेंशन मत लो। आप लोग 10th का पूछ रहे थे, वो नहीं होता। और फिर नेक्स्ट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। तो अब यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन की बात आती है, तो आप लोग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो बाय गूगल। सबसे बेस्ट है कि आप गूगल्स पे जाओ, अपना रिसर्च करो कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का रिजल्ट अच्छा है, और बाकी आप ऑफिशियली उनकी वेबसाइट पे भी जाके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कि उनका क्या प्रोसेस होता है, टीचिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं। बाकी आप लोग यूट्यूब से भी काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ होती हैं बाकी सारे चैनल्स की भी। बाकी हम लोग तो बताएंगे ही कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है रशिया में। तो उसके लिए बस वेट करिए, हम अगली वीडियो उसी पे बनाने वाले हैं। तो और अगर आपको डाउट्स है कि कौन से कोई कंसल्टेंसी कुछ बताती है, कोई कुछ बताती है, तो आप जो इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट है एनएमसी की, उसमें जाकर के आप सर्च करोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने किस साल कितने एनएमसी जो एग्जाम्स होते हैं, जो एफएमजी जो कि अब रिप्लेस हो गया नेक्स्ट से, तो नेक्स्ट का या फिर अभी जो पिछला था एफएमजी, उसमें कितने पासिंग रेशियोज थे किस किस यूनिवर्सिटी से, आप वहां से सेलेक्ट कर लीजिए। जिसमें सबसे ज्यादा पासिंग रेशियो होंगे जिस यूनिवर्सिटी से, ऑफकोर्स वही बेस्ट होगी, तो वहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए। किसी कंसल्टेंसी से पूछने की जरूरत है ही नहीं आपको। वो तो हर कंसल्टेंसी वाला वही चाहेगा कि जिसमें उसके कांटेक्ट अच्छे है, वो वहां पर एडमिशन कराना चाहेगा, इसलिए वो आपको अच्छा बताएगा। ऐसा मोस्टली होता है। तो आप विश्वास करिए नहीं करिए, आपके ऊपर है, पर आप बेस्ट रहेगा कि इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाकर के चेक कर लीजिए। वहाँ लिस्ट हर साल बनती है, इस साल भी मिल जाएगी। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले सबसे पहले देखिए कि वो यूनिवर्सिटी इंग्लिश में, कंप्लीट कोर्स इंग्लिश में है या फिर बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज यहाँ पे मोस्टली रशिया में काफ़ी यूनिवर्सिटीज है जो कि फर्स्ट 3 इयर्स इंग्लिश में पढ़ाती है, फिर उसके बाद रशियन में चेंज कर लेती है, क्योंकि 3rd ईयर के बाद क्लिनिकल्स होता है। क्योंकि यहाँ पे 2 साल रशियन का कोर्स मैंडेटरी है, तो रशियन कंपलसरी पढ़ना पड़ता है। तो वो एक बार चेक करना जरूरी होता है। और आप चाहे तो इंक्वायरी कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है या फिर कुछ पूछना है, तो हम आपको हेल्प करेंगे। आप कमेंट कर दीजिए या फिर मैसेज कर दीजिए। हाँ, ये भी पूछा जा रहा है आजकल, अब तो कुछ ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि कौन सी एमबीबीएस अच्छी है, रशिया की या इंडिया की। तो मेरे ख्याल से तो अब मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई मतलब रह गया, क्योंकि नेक्स्ट आ गया है जो कि अब इंडियन स्टूडेंट्स जो है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, उन्हें भी वही एग्जाम अब देना है जो अब हमें देना है, जो फॉरेन मेडिकल में पढ़ रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि अब इतना कोई डिफरेंस है या कोई डिफरेंस बचा भी है। बाकी तो कोशिश यही करनी चाहिए सभी को कि अपना इंडिया में ही हो जाए, इंडिया के लिए ही बेस्ट है वैसे देखा जाए तो। बाकी रशिया भी कम नहीं है, क्योंकि रशियन कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो कि मैच करती है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को भी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्रैक्टिकल क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे भी इंडिया की तरह सेम हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं और सेम डमीज पे नहीं दिखाया जाता कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। हमारी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं क्रीमिया की, तो सारे जो भी हमें दिखाया जाता है सब कुछ लाइव कैडेवर पे होता है, ना कि डमीज पे। तो काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का काफ़ी हद तक बेहतर है यहाँ पे। अब और क्वेश्चन पूछे गए कि फर्स्ट से 3rd ईयर तक या फिर 6th ईयर तक कैसे खर्चे होते हैं, कि पर ईयर कितना खर्चा है या फिर साल भर का कितना खर्चा है। तो जो फर्स्ट ईयर होगा, ऑफकोर्स आप नए नए आए हो तो आपको सामान लेना होगा, सब कुछ लेना होगा, तो खर्चा तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा।
पर इतना भी नहीं होगा कि लाखों में हो जाएगा। बस आपको बेसिक चीजें यहाँ खरीदनी होगी, जैसे ठंड के लिए कपड़े, कारपेट्स और कोई हीटर, इस तरीके से सामान लेने होंगे। बल्कि हॉस्टल में आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। बाकी सारे खर्चे खुद पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से मैनेज करते हो अपने बेसिक नीड्स को। बाकी खर्चा फर्स्ट ईयर में ही होता है मैक्सिमम, बाकी सेकंड से अपने हिसाब से अपन मैनेज कर सकते हैं खर्चे इसको। और रही बात टोटल बजट्स की, बजट वाली वीडियो हम अलग से बनाएंगे इसके लिए, बट मैक्सिमम बजट आपका लेके चलो कि फी स्ट्रक्चर प्लस ट्रैवल चार्जेस, जो कि आप हर साल वेकेशन में घर जाओगे उसका, फ्लाइट टिकट्स और यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस, तो अराउंड एंड अराउंड मिनिमम से लेके चलो तो 25 to 30 लाख का बजट ये होता ही है। इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है और किस रीजन में आप रहते हो, तो वो भी डिपेंड करता है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग को। तो ये जो 25 और 30 बताया वो तो 6 ईयर का, 6 ईयर होल Complete कंप्लीट है। का है। और अगर आप पर ईयर की बात करें तो ट्यूशन फीस का तो अभी हम कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर अभी किसी भी यूनिवर्सिटी का इतना एक्यूरेट आया नहीं है। जैसे आएगा हम अपलोड करके आपको बता देंगे। तो एक्सक्लूड दिस फीस स्ट्रक्चर, जो मेडिकल जो सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है यहाँ पर, और वीज़ा वगैरह के लिए और हॉस्टल के लिए, ये सब मिला के भी अगर हम देख ले तो कितना हो सकता है? वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए फर्स्ट ईयर में थोड़ा चार्जेस लगते हैं, बाकी सेकेंड ईयर से 1600 to 1800 वीज़ा प्रोसेसिंग का चार्ज होता है यहाँ पे। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप लोगों को वीज़ा के लिए, एप्लीकेशन के लिए, इनविटेशन लेटर मैंडेटरी होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, जिसमें यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो तो उसका इनविटेशन लेटर कंपलसरी होता है, HIV सर्टिफिकेट कंपलसरी है, तो तभी आपका वीज़ा लगता है। बाकी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए, उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मीन्स उसमें ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कितने पैसे कहाँ कहाँ किस किस स्टेप में खर्च होने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी होता है एडमिशन प्रोसेस के लिए। कि उसमें हम आपको बताएंगे कि एडमिशन प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें कितनी फीस लगती है, किस चीज के लिए लगती है। और हॉस्टल फीस आप बहुत ज्यादा पूछते हो, तो कोई आपको कुछ बताता होगा, कोई कुछ बताता होगा। सबका कहना सही है, क्योंकि कुछ हॉस्टल जो है वो अभी अभी रिनोवेट हुआ है तो उसका फीस ज्यादा है, कुछ हो रहा है तो उसका अभी तय नहीं हुआ है, और जो हो चुके हैं उसका तो हम आपको बता ही सकते हैं। तो उसके लिए हम अलग से बता देंगे कि किस हॉस्टल में कितनी फीस है। और अदर यूनिवर्सिटी का अगर आप पूछे तो हमको पता नहीं है उतना, पर हम हमारे फ्रेंड्स वहाँ पर है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें बता दीजिएगा, हम उनसे पूछ के आपको जरूर बताएंगे कि क्या है। उसके बाद स्टेट की बात करते हैं तो कई लोग साउथ से है, कोई ईस्ट से, कोई वेस्ट से, अलग अलग लैंग्वेजेस है। किसी को हिंदी समझ नहीं आती, और किसी को ये है कि गुजरात से पढ़े हुए हैं, महाराष्ट्र से पढ़े हुए हैं, तो वो आपकी वहाँ की लैंग्वेज थी। आपको बेसिकली यहाँ आने के लिए इंग्लिश तो आनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट इंग्लिश है यहाँ पे। तो बाकी आप किसी भी स्टेट से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश कोर्स होता है, तो इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में ही सब कुछ होता है, तो फिर बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बाकी हमारे स्टेट की बात करें तो मैं हूँ राजस्थान से और प्रफुल्ल मध्य प्रदेश से। तो टेंशन मत लीजिए, अगर आप राजस्थान से ही, बेंगलोर से भी है, सो आप अगर बेंगलोर से हो तो आप इनसे मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कुछ और फ्रेंड्स भी है जो है भी इसी रूम में बैठे हैं, और वो यूपी से है, बिहार से, तो आप कर सकते हैं उनसे उनके, मतलब टेंशन नहीं ले सकते, आपके स्टेट के यहाँ आपको बहुत मिल जाएंगे। अब यहाँ की कंडीशन क्लाइमेट्स पे भी क्वेश्चन है कि यहाँ का कंडीशन और क्लाइमेट कैसा है। तो ये तो ज़्यादातर सबको पता है कि ये रशिया कोल्ड क्लाइमेट होता है, पूरा टेम्परेचर यहाँ पे, सर्दियाँ स्टार्ट मोस्टली यहाँ पे सर्दियाँ ही रहती हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम सर्दियाँ जाती है अप्रैल एंड तक। अभी भी यहाँ पे सर्दियाँ ही हैं, बट यहाँ पे बारिश हो रही है फिलहाल। बट जो मॉस्को रीजन, सेंट पीटर्सबर्ग रीजन है, वहाँ पे अभी स्नो भी है काफ़ी, तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते अभी, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट वेरी करता है, क्योंकि हम क्रीमियन पेनिनसुला पे है, तो यहाँ पे मौसम चेंज होता रहता है, सुबह धूप हो गई, शाम को बारिश हो गई, तो यहाँ पे चेंजेस है काफ़ी। तो बाकी ऑलमोस्ट ठंडा क्लाइमेट है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से आए, तैयारी करके आए, ताकि ठंड के हिसाब से ही अपने कपड़े वगैरह लेके आए। ठीक है। फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन है कि हमने कैसे एडमिशन लिए, मतलब कंसल्टेंसी से लिया या सेल्फ एडमिशन लिया। तो हमने तो कंसल्टेंसी से किया था, पर इतना कुछ खास नहीं था वो एक्सपीरियंस कंसल्टेंसी का हमारा। तो आप कुछ कहना चाहोगे सर कंसल्टेंसी पे? कंसल्टेंसी बाकी तो कुछ कहना नहीं चाहता मैं, बट ये है कि अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको गाइड कर देंगे कि आपका लो से लो बजट में किस तरह से एडमिशन हो पाएगा, तो वो हम आपकी हेल्प कर देंगे उस चीज़ में। हाँ, उसमें हम आपको सीधे जेन्युइनली चीज़ें बताएंगे जो एक्चुअली यूनिवर्सिटी हमें बताएगी, हम आपको बताएंगे। हम किसी और से नहीं पूछेंगे कि कितना क्या है, कैसा है, हमें पता है कि क्या होता है। तो दैट्स ऑल, अनदर थिंग, सो लीव इट।
फिर आता है कि एयरपोर्ट पे भी प्रॉब्लम होती है सर कि मॉस्को आएंगे, फिर वहां से कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो ऐसा रहता है कि जिसके भी थ्रू आप आओगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, तो वो आपको मॉस्को लेने आ जाएगा, जो कि आपके लिए बाहर वेट करेगा, फिर वहां से वो आपको पिकअप करके ले जाएगा। और मैक्सिमम ये होता है कि कंसल्टेंसी वाले खुद आपको इंडिया एयरपोर्ट या दिल्ली एयरपोर्ट से पिकअप करते हैं और सीधे आपको आपकी कंसल्टेंसी सीधे आपकी प्रिफरेबल जो आपने किया है उस यूनिवर्सिटी में जा करके आपके एडमिशन और हॉस्टल वगैरह रूम वगैरह आपको दे देते हैं। और शायद मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन रुकते भी है कंसल्टेंसी वाले, अगर वो इंडिया से हैं तो। अगर वो रशिया के हैं तो हमेशा आपके साथ यहीं पर ही रहेंगे। बाकी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम लोग यहीं पे हैं, तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम होने वाली वाली है। सो वी आर हियर, सो डू नॉट टेक टेंशन। फिर आता है एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कि आप हमने नीट तो दे दिया, फिर यहाँ पर आकर के एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो ऑफ कोर्स एंट्रेंस एग्जाम यहाँ भी देना होगा, पर इतना हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी होता है, आराम से हर बच्चा निकाल लेता है, इतना कोई टफ नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस मोस्टली केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, जो कि 11th-12th में बेसिक जो अभी आपने पढ़ा होता है वही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो इजीली आप लोग पास कर जाते हो एंट्रेंस एग्जाम का। और हाँ, एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी होता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो एंट्रेंस एग्जाम इज मैंडेटरी। हाँ, आप ये मत सोचिएगा एंट्रेंस एग्जाम में इतना हाई लेवल पूछेंगे कि जेनेटिक्स पूछ बेसिक लिया, पूछा ये जाता पूछ है लिया, नहीं एंट्रेंस इतना में। कुछ नहीं है। ए सेलुलर सेलुलर किसे नहीं पता, ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं किसे नहीं पता, सब पता है, एंजाइम्स के नाम सबको पता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह कैसे सवाल होते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर में वही वैलेंसी वगैरह बता दो, इलेक्ट्रॉन कितने ये बता दो, ये तो नॉर्मल है, सब पता है, मेटल नॉन मेटल तो बहुत ईजी है। उसके बाद मेरे ख्याल से गर्ल्स ने पूछा था ये सवाल या बॉय ने, पता नहीं, तो 3-4 लोगों ने मुझसे सेम ही सवाल यही पूछा, एग्जैक्ट यही पूछा कि जो हॉस्टल में जो रूम्स होते हैं उसमें गर्ल्स और बॉयज एक साथ रहते हैं या फिर अलग अलग रहते हैं, इस तरीके से सवाल पूछा। तो मैं इस क्वेश्चन का बता दूं कि सभी यूनिवर्सिटीज का अलग अलग है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज में सेम सिचुएशन नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज में गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज में दोनों हॉस्टल्स कंबाइंड है, तो गर्ल्स और बॉयज दोनों कंबाइंड रहते हैं वहाँ पे, बट इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कोएड हॉस्टल्स हैं तो इजीली मैनेज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाकी कंट्रीज के भी स्टूडेंट्स रहते हैं साथ में, नाइजीरिया, अल्जीरिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तो सबको साथ में ही रहना होता है। उसके बाद है MCS के रूल्स, वो तो आपको MCI की वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। बाकी इस पे हम फुल वीडियो बनाने वाले हैं MCI के रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि अभी कंप्लीट जो नया रूल्स एंड रेगुलेशन आया नहीं है, अभी सिर्फ अमेंडमेंट आया है, तो उस बेसिस पे हम कुछ कह नहीं सकते कि 2024 से FMG होगा, MCI होगा, क्या होगा ये नहीं पता। तो उस पे हम अलग से जब नया अपडेट आएगा तो उस पे हम अलग से वीडियो बना देंगे। उसके बाद आपने फिर पूछा है अगेन कि ओरिजिनल कॉपीज मार्कशीट की जमा करना है नहीं करना है, तो यस, यूनिवर्सिटीज में ओरिजिनल मार्कशीट ही जमा होंगी, जिस पे आप लोगों का एफिडेविट लगेगा और नोटरी प्लस स्टाम्पिंग लगेगी एम्बेसी की, तो फिर वो ओरिजिनल मार्कशीट यूनिवर्सिटीज में जमा होंगी। और ये सब यहाँ पर आकर के जिसके भी थ्रू आएंगे वो आपका 1 दिन में सब डॉक्यूमेंट्स करा देगा, नॉट अ बिग टास्क। हाँ, फिर और 2-3 लोग ने पूछा है यहाँ पर कि हम यहाँ पर आकर के अनदर जॉब कर सकते हैं कहीं रेस्टोरेंट में या फिर होटल्स में वगैरह में, ऐसा पूछा गया है क्योंकि उनको खर्चा निकालना होता है कुछ कुछ को, तो सो कर सकते हैं, मिल जाती है यहाँ पर जॉब, बस लैंग्वेज बैरियर होती है। तो आप लोगों को रशियन लैंग्वेज थोड़ा प्रॉपरली आना चाहिए, जिसके लिए आप जॉब कर सकते हो कहीं पे भी। आप इंडिया से सीख के भी आ सकते हो, या यहाँ पर रशियन क्लासेस भी चलती है 3rd ईयर तक, तो आप यहाँ पर भी सीख सकते हो। और वैसे भी आप यहाँ रहोगे तो जब बोलना शुरू करोगे तो खुद ही खुद सीख जाओगे, इसमें कुछ इतना है नहीं। फिर जो पेमेंट सिस्टम है जो आपकी यूनिवर्सिटी की, जो आपने पूछा है कि यूनिवर्सिटी के पैसे कैसे पे करना है, फी कैसे पे करनी है, तो उसके लिए आप यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे लोकल बैंक में जाके, किसी भी बैंक में जाके आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्ट पे कर सकते हो, ना कि किसी कंसल्टेंट को देना होता है आपको। आप खुद से ही सब कुछ पे कर सकते हो, हॉस्टल फीस से लेके आपकी वीजा फीस और आपकी ट्यूशन फीस कंप्लीट। इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपका कंसल्टेंसी वाला है वो आपसे पैसे ले लेगा, आधे रख लेगा, आधे सबमिट करेगा, ऐसा नहीं है। आप खुद जाइए, खुद पे कीजिए, इतना कुछ बड़ा टास्क नहीं है। नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, हम वापस बता देंगे। 10th की मार्कशीट नहीं जमा करनी होती है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना होता है। आपका जो फर्स्ट टाइम वीजा लगेगा उसके लिए वैक्सीनेशन, कोविड का वैक्सीनेशन कंपलसरी है तभी, और HIV का सर्टिफिकेट, HIV नेगेटिव का सर्टिफिकेट वो कंपलसरी होता है आपका वीजा लगने के लिए। फिर पूछा है ओपन स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए स्टूडेंट्स है, क्या वो यहाँ पर आ सकते हैं? देखिए तो इसके लिए तो काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन है कि ओपन स्कूल कंप्लीट नहीं होता, वो ऑनलाइन पढ़े हुए होते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम दिया होता है, तो ये अलाउ नहीं करती है कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट। तो ये अपने स्टेट गवर्नमेंट से एक बार कंफर्म करना
कि ओपन स्कूल के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं अब्रॉड या फिर एमबीबीएस कर सकते हैं, वैसा ऐसा रूल्स है नहीं अभी। और बाकी रही बात की तो आप अपने एक बार स्टेट बोर्ड काउंसिल में एक बार पता कर सकते हो कि अलाउड है या नहीं। आप कॉल लगा सकते हो, वहां से डायरेक्ट पूछ सकते हो, कितना प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर एज लिमिट का पूछा है कि कब तक यहाँ आ सकते हैं। तो वैसे तो आपको पता ही है नीट के लिए मिनिमम एज लिमिट 17-18 होता है, तो फिर बाकी जो अपर एज लिमिट है यहाँ पे एडमिशन लेने की वो अपर एज लिमिट नहीं है यहाँ पे, तो आप जब भी एडमिशन लेना चाहो तो आप एडमिशन ले सकते हो।